नमस्कार दोस्तों। एक महीने पहले आई थी हमारे गुरुजी महेश चंद्र कौशिक जी की वीडियो डीएमए स्ट्रैटेजी, और उसी दिन से मैंने उसकी रिसर्च स्टार्ट कर दी थी। और तब से लेके आज तक मुझे लगातार आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि जल्दी से जल्दी इसकी रिसर्च पूरी कीजिए और हमें बताइए क्या रिजल्ट्स हैं और कैसे इसे फॉलो करना है, और उसकी गूगल शीट बना के दीजिए। तो दोस्तों, आज है वो दिन जब मैं इसकी रिसर्च पूरी कर चुका हूं और आपके साथ शेयर करने के लिए रेडी हूं कि क्या है मेरी रिसर्च का रिज़ल्ट डीएमए स्ट्रैटेजी, जो कि महेश कौशिक सर ने हमें दी है। तो महेश सर ने इसे मल्टीपल वीडियोस में रिलीज़ किया, कक्षा 1, 2, 3, 4, 5। तो उन सब का सार मैं आज एक साथ लेकर आपके लिए यहाँ पे लाया हूँ, और फिर मेरी रिसर्च के बेस पे मैंने क्या एनहेंसमेंट किए हैं, क्या ये स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करने वाला हूँ या फिर इसका कोई और वर्जन मैं फॉलो करने वाला हूँ, वो आज आपको यहाँ वीडियो में पता चलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं डीएमए स्ट्रैटेजी विद स्टॉप लॉस वो क्या है और उसके बैक टेस्टिंग में रिजल्ट्स क्या आए होते हैं। तो डीएमए जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं, डीएमए का मतलब है डेली मूविंग एवरेज या फिर सिंपल मूविंग एवरेज। यानी कि अगर हम 50 पीरियड डीएमए की बात करें तो 50 दिन का हम क्लोजिंग प्राइस चेक करते हैं और उसका एवरेज निकालते हैं, तो वो 50 डीएमए या 50 एसएमए, टीएमए एसएमए सेम चीज़ होती है। तो हम यहाँ उस डीएमए की बात कर रहे हैं। तो जब हमें स्टॉक को बाय करना होता है उसके लिए हम क्या चेक करते हैं कि जो स्टॉक का करंट प्राइस है वो 50 डीएमए से ऊपर होना चाहिए, और 50 डीएमए जो है वो 100 डीएमए से ऊपर होना चाहिए, और 100 डीएमए 200 डीएमए से ऊपर होना चाहिए। मतलब ये एक अलाइनमेंट की तरह दिखना चाहिए हमें। सबसे नीचे 200 डीएमए का प्राइस, फिर उसके ऊपर 100 डीएमए, फिर 50 डीएमए, और सबसे ऊपर होना चाहिए हमारा करंट प्राइस। इसे कहते हैं डीएमए अलाइनमेंट, क्योंकि डीएमएज अलाइन हो रखे होते हैं एक दूसरे के ऊपर इस सीक्वेंस में। दूसरी कंडीशन हम ये चेक करते हैं कि जो करंट प्राइस है और जो 200 डीएमए है उन दोनों के बीच में 10% से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर वो बहुत ऊपर भाग गया है तो हम उसे बाय नहीं करते उस वक्त। जब वो उस रेंज में आता है तब बाय करते हैं, तो वो माना जाता है कि वो बुल रन में है। ठीक है। और बाय करने के बाद हम उसे 6.28% प्रॉफिट में बेच देते हैं जिस भी दिन टारगेट आए। अगर टारगेट नहीं आता, सपोज हमने बाय किया और वो नीचे गिर गया बिना टारगेट आए, तो हम क्या करते हैं, तो हम ट्रैक करते रहते हैं कि किस दिन करंट प्राइस 50 डीएमए से नीचे हो गया, 50 डीएमए 100 डीएमए से नीचे हो गया, और 100 डीएमए 200 डीएमए के नीचे हो गया। मतलब अलाइनमेंट है लेकिन रिवर्स हो गई है अलाइनमेंट। और उसके अलावा जो करंट प्राइस और 200 डीएमए के बीच में डिफरेंस है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जिस दिन ऐसा होता है वो बियर रन में आ जाता है स्टॉक और हम उसे एग्जिट कर देते हैं। मतलब वो है हमारा स्टॉप लॉस। तो ये स्ट्रैटेजी है। अब इसकी बैक टेस्टिंग देखते हैं 6.5 साल की, जो महेश सर ने भी पीरियड यूज़ किया था, मैंने सेम पीरियड यूज़ किया ताकि हम वही चीज़ कंपेयर कर सकें। तो आइए अपनी गूगल शीट में आपको लेकर चलता हूं जहां इसकी बैक टेस्टिंग हम देख सकते हैं। तो ये शीट मैंने बनाई है डीएमए की बैक टेस्टिंग करने के लिए। यहाँ पे देखिए 2 टैब्स आपको नीचे दिखेंगे, बीटी मतलब बैक टेस्टिंग, विद एसएल मतलब विद स्टॉप लॉस। तो ये वाला भी मैंने आपको वर्जन बताया था पीपीटी में। तो बैक टेस्टिंग करने के लिए हमें ये वाले येलो सेल्स भरने होते हैं जहाँ पे हम स्टॉक कोड डालते हैं पहले, फिर स्टार्ट डेट डालते हैं कि कब से हमें बैक टेस्टिंग करनी है, एंड डेट और कितने अमाउंट से बैक टेस्टिंग करनी है, मतलब जब भी बाय होगा तो इतने अमाउंट का बाय होगा, और टारगेट परसेंटेज कि जब हम सेल करेंगे तो कितने % टारगेट पे सेल करेंगे। तो इस शीट में सारी बैक टेस्टिंग होती है। इस पीरियड का डेटा गूगल फाइनेंस से निकाला जाता है, जो भी स्टॉक कोड हम डाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम टीसीएस की बैक टेस्टिंग देख रहे हैं। वो सारा डेटा यहाँ राइट हैंड साइड में आता है। उसमें मैंने फॉर्मूलाज लगाए हैं जहाँ 50 डीएमए निकाला जाता है, 100 डीएमए निकाला जाता है, 200 डीएमए निकाला जाता है, डिफरेंस बिटवीन क्लोज प्राइस एंड 200 डीएमए निकाला जाता है, और फिर आउटपुट उसके हिसाब से क्या है, बुल रन है, अनकन्फर्म्ड है या बियर रन है। तो यहाँ पे मैं क्विकली इसे कवर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत कुछ कवर करने के लिए है। तो अगर आपने महेश सर का वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिए, उससे आपको पता चलेगा कि ये सब डिटेल में क्या है। मैं यहाँ पे ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने वो वीडियो देखा हुआ है। नहीं देखा है तो आप ज़रूर उसे देख लीजिएगा। और फिर किस दिन बाय हुआ, किस प्राइस पे बाय हुआ, किस डेट को बाय हुआ, कितनी क्वांटिटी बाय हुई, कितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ, उसका टारगेट प्राइस क्या था, और हर दिन का नोशनल प्रॉफिट परसेंटेज हाई प्राइस पे निकाला गया है ये। और फिर यहाँ पे चेक होगा कि किस दिन टारगेट मीट हुआ या फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, जैसे कि थोड़ा नीचे जाके देख लेते हैं। यहाँ देखिए टारगेट अचीव मतलब प्रॉफिट आ गया, कितना प्रॉफिट आया अमाउंट वाइज और कितने दिन लगे प्रॉफिट आने में, वो सब यहाँ पे निकल जाएगा। और इसकी समरी मैंने लेफ्ट हैंड साइड में दे दी है कि सारी ट्रांजैक्शन जो भी बाय और सेल हुए वो इस टेबल में आ जाएंगे। तो यहाँ टेबल में हमें जो वाइट कलर में दिख रहा है वो है बाय वाले ट्रांजैक्शन, और जो ग्रीन या फिर रेड में दिख रहे हैं वो है सेल वाले ट्रांजैक्शन।
ग्रीन वाले वो हैं जिनमें प्रॉफिट आया, रेड वाला वो है जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया और नेगेटिव में चला गया, हमारा लॉस हो गया। ठीक है, तो TCS का अगर आप 6.5 साल का डेटा देखेंगे जो महेश सर ने अपने ब्लॉग में भी दिखाया था, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कितनी बार प्रॉफिट आया, कितने दिन लगे प्रॉफिट में, कितना अमाउंट हुआ प्रॉफिट का, उसकी समरी ऊपर आ रही है कि एवरेज इन्वेस्टेड अमाउंट हमारा कितना रहा। तो हम 50,000 का मैक्स अमाउंट लेके चल रहे थे, तो वहाँ हमारा 48,272 एवरेज इन्वेस्ट हुआ और उस पर बनाया नेट प्रॉफिट 16,886 रुपीज़। प्रॉफिट परसेंटेज जो ये नेट प्रॉफिट है उसे डिवाइड कर दिया एवरेज इन्वेस्टेड अमाउंट से, हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल गया टोटल ड्यूरेशन का 34.98%। और ड्यूरेशन यहाँ पे देख सकते हैं 6.5 साल 6.5 ईयर्स। और इसका XIRR मैंने निकाला है। तो जब भी हम कोई ऐसे स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं जहाँ पे हम बाय कर रहे हैं, फिर सेल कर रहे हैं, फिर वेट भी कर रहे हैं बीच में जब तक बाय सिग्नल नहीं आ रहा है, वो खाली पीरियड है, फिर बाय कर रहे हैं, जब बाय सिग्नल आ रहा है फिर सेल कर रहे हैं, तो इस तरह के ट्रांजैक्शंस का रिटर्न निकालने के लिए हमें XIRR यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ हमें TCS में 6.5 साल में 12.7% का XIRR देखने को मिला। और XIRR जो निकल के आता है वो एनुअल बेसिस पे होता है, मतलब एनुअली 12.7% का XIRR निकल के आया। अनरियलाइज रिटर्न ये निकाल रहा है कि लास्ट जो भी हमारा टेस्टिंग है, क्या ऐसा कोई बाय था जो सेल नहीं हुआ अभी तक। अगर 0% है मतलब सब कुछ सेल हो गया, तो ठीक है, ये 0% है। एवरेज होल्डिंग डेज हम देख सकते हैं यहाँ पे 119। तो हम यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन को सेल होने में 405 डेज लगे और लास्ट ट्रांजैक्शन को सेल होने में 11 डेज लगे। ठीक है, तो इन सब का एवरेज निकाला गया है, जो हमारे बाय और सेल हुए हैं उनका एवरेज है 119 डेज। ओके, तो ये हो गया स्टॉप लॉस के साथ हमारा TCS में रिजल्ट। तो यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट आए, लेकिन मैं कभी भी एक स्टॉक में रिजल्ट देख के सेटिस्फाई नहीं होता हूँ। मुझे ये देखना होता है कि अगर हम इस स्ट्रैटेजी को मल्टीपल स्टॉक्स में करते तो कैसे रिजल्ट्स आए होते, क्या हर स्टॉक में अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो उसके लिए देखते हैं 2-4 और स्टॉक्स। तो मैं क्या करता हूँ, मेनली जब भी कोई स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट कर रहा होता हूँ, मैं निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स में सबसे पहले बैक टेस्टिंग करता हूँ। अगर वहाँ अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो ही आगे जाके देखता हूँ कि औरों में कैसे आए होते हैं। अगर निफ्टी के टॉप 10 में नहीं आए तो यूजुअली मैं इस स्ट्रैटेजी को छोड़ ही देता हूँ। तो आइए यहाँ पे निफ्टी के टॉप 10 के कुछ और स्टॉक्स उठा के बैक टेस्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे रिलायंस का कोड डाल देता हूँ। बाकी सारे पैरामीटर्स, पीरियड, अमाउंट, टारगेट, परसेंटेज, सब कुछ वही रहेगा, बस स्टॉक का कोड मैंने चेंज कर दिया है। ये शीट ऑटोमेटिकली रिलायंस का डेटा डाउनलोड करेगी इस पीरियड के लिए और उस पर सारे पैरामीटर्स चेक करेगी कि कब बाय आया, कब सेल आया, कब टारगेट हुआ, कब स्टॉप लॉस हिट हुआ, और उसकी समरी हमें यहाँ निकाल के शीट ने दे दी है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा एवरेज इन्वेस्टेड अमाउंट ये तो हमेशा 50,000 के आसपास ही रहने वाला है। नेट प्रॉफिट, तो जितने भी प्रॉफिट और लॉस हमने बुक किए और लास्ट दिन अगर हमारा सेल नहीं हुआ जो भी हमने बाय किया, उसमें क्या नोशनल प्रॉफिट या लॉस चल रहा है, उसको ऐड करने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट क्या आता है वो यहाँ पे फिगर हम देख सकते हैं। तो रिलायंस में -7,720 रुपीज़ का हमें लॉस हो रहा है, यानी कि 15% का लॉस। तो जब मैंने देखा कि यहाँ पे लॉस हो रहे हैं तो मैंने फिर फर्दर स्टडी किया कि लॉस हो क्यों रहा है। तो उसको समझने के लिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में ही हमें दिख जाएगा। तो सबसे पहला जो बाय आया रिलायंस में 9 मार्च 2021 को, उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ, वो टारगेट नहीं मीट कर पाया 6.28% का, वहाँ से रिवर्स हो गया और उसमें बियर रन आ गया। कब? 24 मई 2021 में वो बियर रन में चला गया, तो हमें लॉस बुक करके एग्जिट करना पड़ा। तो -9.37% का लॉस हुआ। अमाउंट वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं 4,622 का लॉस हुआ, 76 डेज लगे। फिर उसके बाद दोबारा हमने बाय सिग्नल का वेट किया, बाय आया और हमने टारगेट अचीव किया, 56 डेज लगे। फिर अगेन एक और बाय आया, 83 डेज में हमने टारगेट अचीव किया। थर्ड बाय आया, हमने 14 डेज में टारगेट अचीव किया, लेकिन फिर उसके बाद स्टॉप लॉस फिर से हिट हो गया, जो कि इस बार 11.52% का था, तो हमारा फिर नुकसान हो गया। फिर टारगेट आया, लेकिन फिर से एक और बार स्टॉप लॉस हिट हुआ 12.76% का। तो ओवरऑल जो रिजल्ट आया वो हम प्रॉफिट में नहीं लॉस में रहे। तो इसीलिए मुझे पर्सनली स्टॉप लॉस वाली स्ट्रैटेजीज़ पसंद नहीं आती हैं, और यही चीज़ मैंने महेश सर से डिस्कस भी करी थी जब मैंने इसकी बैक टेस्टिंग करी। मैंने उन्हें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, वो हमेशा गाइड करते हैं और ऑनेस्टली सब चीज़ को फीडबैक की तरह लेते हैं, पॉजिटिव फीडबैक की तरह लेते हैं। तो उन्हें जब मैंने ये बताया तो उन्होंने फिर मुझे ये भी बताया कि थोड़े आगे जाके वीडियोस में उनका बिना स्टॉप लॉस वर्जन वाला वीडियो भी आने वाला है। तो पर्सनली वो स्टॉप लॉस खुद भी यूज़ नहीं करते हैं,
मैं भी पर्सनली स्टॉप लॉस यूज़ करता हूँ, तो मेरा अलग फंडा है उसे रिकवर करने का, तो किसी किसी स्ट्रैटेजी में मैं यूज़ करता हूँ। तो महेश सर स्टॉप लॉस वाला वर्जन यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि रिलायंस में कैसे रिजल्ट आए। क्विकली एक और चेक कर लेते हैं, HDFC बैंक चेक कर लेते हैं, उसमें कैसे रिजल्ट्स आए होते हैं स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये हमारा HDFC बैंक का रिजल्ट है, जिसमें हमारा प्रॉफिट बना 10,191 रुपीज़ 6.5 साल में, यानी कि 20.59%, और XIRR आया हमारा 5.48%, और 120 डेज एवरेज होल्डिंग डेज रहे हमारे। तो सारे ट्रांजैक्शन हमें यहाँ दिख रहे हैं कि कितनी बार टारगेट हिट हुआ, कितनी बार स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो ओवरऑल इसमें भी सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट बिल्कुल नहीं आया। एक और स्टॉक एक अलग सेक्टर से चेक करते हैं, भारती एयरटेल, उसमें देखते हैं क्या रिजल्ट्स आए होते। ऑलराइट, तो भारती एयरटेल में हम देखेंगे सिर्फ एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, बाकी सब टाइम्स टारगेट अचीव हुए हैं, इसलिए इसके रिजल्ट्स अच्छे आए। 31,864 का प्रॉफिट हुआ, विच इज़ 64.56% ऑन दी एवरेज इन्वेस्टेड अमाउंट, और XIRR वाइज फिनोमिनल 748%। तो ऐसा नहीं है कि इसमें हर बार बेकार रिजल्ट आते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ बहुत रिस्क रहता है। जब आप खुद की बैक टेस्टिंग करेंगे, मैंने तो यहाँ पे 3-4 स्टॉक्स दिखाए, आप सारे निफ्टी 50 के स्टॉक्स टेस्ट करना, आपको दिखेगा कि स्टॉप लॉस वाली स्ट्रैटेजी ज़्यादातर लॉस में जाती है या फिर बहुत कम रिटर्न्स आते हैं। इसलिए स्टॉप लॉस महेश सर को भी नहीं पसंद, मुझे भी इतना नहीं पसंद। तो ये हो गया स्टॉप लॉस वाला वर्जन, उसके रिजल्ट्स हमने देख लिया। तो आइए अब देखते हैं बिना स्टॉप लॉस वाला वर्जन, जिसको महेश सर खुद अपने पर्सनल ट्रेड्स के लिए फॉलो कर रहे हैं, जिसका वीडियो भी उन्होंने शेयर किया था। तो इसमें क्या होता है, बाय कब करते हैं, जब करंट प्राइस 50 DMA, 100 DMA, 200 DMA इन सब से ऊपर होता है। इसमें अलाइनमेंट की ज़रूरत नहीं है, इसमें बस प्राइस को 50 DMA, 100 DMA, 200 DMA से ऊपर होना चाहिए, प्लस प्राइस को 200 DMA से 10% की रेंज में होना चाहिए। बहुत ऊपर होगा तो नहीं बाय करते हैं, 10% की रेंज में जब होता है तभी बाय करते हैं। और सेल करने के लिए सेम टारगेट है 6.28%, और क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस नहीं है लेकिन स्टॉक तो नीचे गिर सकता है, उस कंडीशन में क्या करना है, उसमें करते हैं हम मंथली सिप। तो अगर स्टॉक 20% से नीचे गिर जाता है, तो जिस भी दिन 20% गिरता है उस दिन सिप स्टार्ट कीजिए, और सिप का अमाउंट क्या होगा, 1/15 ऑफ द अमाउंट दैट यू हैव इन्वेस्टेड। सपोज आपने 50,000 इन्वेस्ट किए थे स्टॉक में, जिस भी दिन वो 20% गिर जाता है, 50,000 को 15 से डिवाइड कीजिए, वो है आपका अमाउंट जिससे आप मंथली सिप करते रहेंगे, मंथ ऑन मंथ। एक फिक्स डेट होगी और तब तक करते रहेंगे जब तक वो प्रॉफिट में बाहर नहीं निकल जाता। ठीक है, तो आइए अब इसकी बैक टेस्टिंग चेक करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने दूसरा टैब बनाया है BTSIP मोड। इसमें आपको डालना नहीं पड़ेगा स्टॉक कोड, सारा डेटा जो भी आपने पहले वाले टैब में डाला है वो ऑटोमेटिकली यहाँ फिल हो जाएगा, ताकि हम सेम पीरियड के लिए दोनों वर्जन टेस्ट कर सकें। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट्स में हमें क्या देखने को मिलेगा कि एवरेज इन्वेस्टेड अमाउंट क्या था और मैक्स इन्वेस्टेड अमाउंट क्या था, क्योंकि कई बार जब सिप चालू होगी, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में तो हम 50,000 के करीब इन्वेस्ट करते, उसके बाद जब सिप होती तो हम और इन्वेस्ट करते, तो मैक्स इन्वेस्टेड कहाँ तक गया। तो भारती एयरटेल के केस में मैक्स इन्वेस्टेड 50,000 की रेंज में ही रहा, और इसमें प्रॉफिट बना 54,866 विच इज़ 110%, एंड XIRR 6.44%। अब XIRR इतना बड़ा क्यों दिखता है, वो इस वजह से क्योंकि अगर आप देखेंगे इसमें एवरेज होल्डिंग डेज बहुत कम है, कई बार 3 दिन में, 1 दिन में, 4 दिन में 6.28% प्रॉफिट बुक हो जाता है, तो उससे XIRR बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये XIRR जितना बड़ा होगा उससे हमें ये पता चलता है कि क्विकली बड़े प्रॉफिट्स आ रहे हैं। तो भारतीय एयरटेल के केस में देखें तो ये जो सिप वाला वर्जन है, इसमें रिजल्ट्स और अच्छे आए कंपेयर टू जो स्टॉप लॉस वाला वर्जन था। रिलायंस को चेक कर लेते हैं, जिसमें हमारा रिजल्ट ख़राब आया था। तो मैं यहाँ रिलायंस का कोड डालूंगा, रिलायंस का सारा डेटा डाउनलोड होगा। इस टैब में जो स्टॉप लॉस वाला है वहाँ पे मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। अब मैं जाऊँगा सिप वाले मोड के टैब में, कि सिप मोड में अगर इसे किया होता और स्टॉप लॉस नहीं किया होता, मतलब हम लॉस में बाहर ही नहीं आते, हम सिप चालू कर देते अगर वो 20% गिर जाता। तो रिलायंस के केस में क्या हुआ, एक बार फिर से देख लेते हैं कि स्टॉप लॉस वाले केस में क्या हुआ था। हमने -7,720 रुपीज़ का प्रॉफिट किया होता, प्रॉफिट मतलब लॉस किया होता, क्योंकि ये माइनस में है। लेकिन सिप मोड में करने से, क्योंकि हम स्टॉप लॉस को अवॉइड करते,
तो यहाँ आप देखेंगे प्रॉफिट हमारा प्लस में है, और इस प्रॉफिट में वो भी शामिल है कि लास्ट डे पर जो भी अनरियलाइज्ड रिटर्न्स थे, जैसे कि हमारा जो लास्ट हमने बाय किया था वो अभी तक सेल नहीं हुआ है, उसमें -2518 का लॉस चल रहा है। तो जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ और ये जो लॉस अभी चल रहा है नोशनल लॉस, वो मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया उसमें से। तो नेट प्रॉफिट हमारा 38,796 रुपीज़ होता, और XIRR वाइज 34.43% होता, विच इज़ ग्रेट। XIRR बहुत बढ़िया आया, और उसमें एवरेज होल्डिंग डेज आए 106। तो यहाँ से ये कंक्लूजन मैंने निकाला कि स्टॉप लॉस वाला तो भैया नहीं, मुझे तो नहीं करना है, सिर्फ वाला मोड ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि ये जो स्टॉक्स हमने अभी देखे ये ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, तो ब्लू चिप स्टॉक अगर गिरते भी हैं तो धीरे धीरे करके ऊपर आते हैं अपने लॉसेस से और प्रॉफिट में आ जाते हैं। तो स्टॉप लॉस में अपना लॉस खा के बाहर निकलना उतनी समझदारी का काम नहीं है, जितना कि अगर लॉस में आए सिप स्टार्ट कर दो और फिर प्रॉफिट में जब आए तो एग्जिट कर लो। तो उसका रिजल्ट आप यहाँ देख सकते हैं। आप अपने हिसाब से बैक टेस्टिंग करके अलग अलग स्टॉक्स को चेक कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे स्टॉक्स को चेक किया, मुझे सिप वाले में ही ज़्यादातर अच्छे रिजल्ट्स दिखाई दिए। तो अभी तक हमने देख लिया कि स्टॉप लॉस के साथ कैसे रिजल्ट्स आए, सिप के साथ कैसे आए, और दोनों में सिप वाले बेहतर आए। और ऐसा नहीं है कि बैक टेस्टिंग मैं सिर्फ गूगल शीट पे करता हूँ, मैं जाके विजुअल बैक टेस्टिंग भी करता हूँ, क्योंकि कई बार जो गूगल शीट पे नहीं दिखता है विजुअली अगर हम देखें चार्ट्स पे तो हमें कुछ और स्टोरीज भी नज़र आती हैं। तो वो भी मैं करता हूँ ताकि मुझे और भी चीज़ें पता चल सकें कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ मैंने मल्टीपल DMAs प्लॉट किए, 200 DMA, 100 DMA एंड 50 DMA, जो कि आप कलर कोडिंग यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर देखा कि कहाँ पे बाय सिग्नल आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है, किस केस में रिवर्सल हो जा रहा है। तो वो सब चीज़ें देख के मैंने देखा कि कुछ चैलेंजेस हैं स्ट्रैटेजी में जो हमें ओवरकम करने पड़ेंगे। तो आइए समझते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं स्ट्रैटेजी में जो मैंने ऑब्जर्व किए। Many times buy signals are generated when the stock is continuously falling. दो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, रिलायंस ऑन 22 जुलाई 2024 एंड अदानी ग्रीन ऑन 6 नवंबर 2025। ये सिर्फ दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ कोट किए हैं, सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो आइए चार्ट पे आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के साथ। रिलायंस का 22 जुलाई 2024 का चार्ट देखते हैं। ओके, तो ये रिलायंस का चार्ट मैंने खोल रखा है, डेली चार्ट है ये, और यहाँ पे मैंने SMAs प्लॉट कर रखे हैं। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि 200 SMA सबसे नीचे है, उसके ऊपर येलो वाला 100 SMA है, और उसके ऊपर पर्पल वाला 50 SMA है, यानी कि वो अलाइन हो गए हैं। और फिर जब प्राइस 10% की रेंज में आता है तब शीट बोलती है कि बाय करो। तो यहाँ पे रिलायंस 19 जुलाई को गिरा, उसके बाद 20 जुलाई को और गिरा, और ये गिरने पे जो क्लोज प्राइस है आप देखेंगे ये 10% की रेंज में आ गया 200 DMA। तो एज़ पर द स्ट्रैटेजी शीट हमें बोलती कि यहाँ बाय करो, जबकि हम देख रहे हैं चार्ट पे कि स्टॉक गिर रहा है। तो ये चीज़ मेरे लिए एक नेगेटिव चीज़ है कि अगर स्टॉक गिर रहा है लगातार 1-2 दिन से तो वो बाय सिग्नल में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो तो वीक हो रहा है। तो ये पहली ऑब्जर्वेशन मैंने करी, और मल्टीपल स्टॉक्स में मुझे ये देखने को मिला। एक तो ये चैलेंज है इसके साथ। दूसरा चैलेंज है, मेनी टाइम्स बाय सिग्नल इज जनरेटेड नियर रीसेंट हाई प्राइस विच एक्ट्स एज अ रेजिस्टेंस एंड प्राइस में रिवर्स फ्रॉम देयर। तो कई बार क्या होता है, स्टॉक जब ऊपर जाते हैं तो जो हाई बनाते हैं वहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बन जाता है, और अगर हम उस हाई के बहुत पास बाय कर लेते हैं, वहाँ से स्टॉक ऊपर जाए इसके चांसेस होते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर होते नहीं तो स्टॉक कैसे नए हाईज बनाता। तो होते हैं, लेकिन कई बार वो जो प्राइस है, जो हाई बना है रीसेंट, वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, और वहाँ से हम रिवर्सल देखते हैं। ये जुलाई वाला केस ही देख लेते हैं रिलायंस का। तो यहाँ पे इसका रीसेंट हाई बना था, इनफैक्ट 52 वीक हाई यहीं पे बना था। तो यहाँ पे बाय सिग्नल आया, तो बाय सिग्नल और आप ऊपर जो हाई बना है, हाईएस्ट क्लोजिंग, वो देखेंगे तो हार्डली 7% से भी कम का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे बाय सिग्नल आया, किसी ने अगर बाय किया होता तो 2.48 या 2.5% तक मैक्स गया था, उसके बाद ये ऊपर गया ही नहीं। अगर आप आगे भी देखेंगे तो वहाँ से ऊपर जाने के लिए उसे बहुत 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 टाइम लग गया। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ बाय सिग्नल आया था, तो यहाँ जाके 531 डेज़ में उसका टारगेट मीट हुआ होता, उससे पहले नहीं। 6.28% टारगेट की बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि ये बहुत पास था अपने रीसेंट हाई के,
तो ये दूसरी चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी, और ऐसा नहीं कि इसी स्ट्रैटेजी के साथ, ये मैं बहुत समय से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैंने कई सारी अपनी स्ट्रैटेजीज़ में भी लगा रखे हैं ये वाले फ़िल्टर कि रीसेंट हाई के पास बाय करना अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर जाता है कई बार। स्पेशली अगर मार्केट ओवरऑल बुलिश ना हो, अगर मार्केट साइडवेज हो या बियरिश हो, तो रेजिस्टेंस जोन ज़्यादा स्ट्रांगली काम करते हैं। हाँ, मार्केट पूरा का पूरा बुलिश हो तो रेजिस्टेंस जोन टूटेंगे, नए हाइज बनेंगे, वहाँ हमें फ़ायदा होगा। लेकिन क्योंकि हम स्ट्रैटेजी को जो फॉलो कर रहे हैं वो गूगल शीट के बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं, विदाउट रीडिंग द चार्ट्स, विदाउट एनालाइजिंग द चार्ट्स, तो मैं इस तरह से डिज़ाइन करना चाहता हूँ किसी भी स्ट्रैटेजी को कि गूगल शीट में ही मोस्टली जो भी रिजेक्शन पैरामीटर्स हों वो हम इंक्लूड कर सकें। तो मेरे लिए ये दो चीज़ें कि अगर गिर रहा है स्टॉक, ये एक रिजेक्शन पैरामीटर है, और अगर वो रीसेंट हाई के पास है तो वो भी एक रिजेक्शन पैरामीटर है। यहाँ जो मैं रीसेंट हाई बोल रहा हूँ, यहाँ रीसेंट मेरे लिए है 6 मंथ्स का पीरियड। तो मैं पिछले 6 मंथ्स में देखता हूँ कि क्या हाईएस्ट क्लोजिंग बना है और वो कितना % दूर है हमारे करंट प्राइस से। तो वो जो रीसेंट टाइम फ्रेम है वो मेरे लिए 6 मंथ्स का है। और ये चैलेंजेस की वजह से मैंने देखा कि कई सारे स्टॉक्स बहुत ऊपर के लेवल्स पे जाते हैं और बहुत टाइम लगा देते हैं प्रॉफिट देने में। क्योंकि हम ये स्विंग ट्रेडिंग की तरह कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इसमें से हम एंट्री और एग्जिट स्विफ्टली कर पाएँ और जल्दी कर पाएँ। तो वो चैलेंजेस मैं ओवरकम करना चाहता था। तो उसके लिए मेरी रिसर्च में मैंने क्या क्या चीज़ों पे फोकस किया वो बताता हूँ आपको। गेटिंग बाय सिग्नल आफ्टर ट्रेंड रिवर्सल फ्रॉम अ फॉल। तो अगर फॉल हो रहा है उसके बाद जब ट्रेंड रिवर्स हो, ऊपर की तरफ जाने लगे, तब बाय सिग्नल आना चाहिए। ये मुझे पहला कंडीशन चाहिए था। दूसरा, अवॉइडिंग बाय सिग्नल्स नियर रीसेंट हाई प्राइस लेवल्स। तो जैसा मैंने अभी बताया कि रीसेंट हाई प्राइस लेवल्स पे रेजिस्टेंस जोन बने होते हैं, तो वहाँ पे मैं बाय अवॉइड करना चाहता हूँ। तो वो वाला मेरा दूसरा क्राइटेरिया था। और इनके बेसिस पे आई वांटेड टू ब्रिंग द एवरेज होल्डिंग डेज डाउन, मतलब जो एवरेज होल्डिंग डेज हमारे लग रहे हैं बाई से सेल तक, वो कम से कम लगें। तो वो मेरा गोल था। और दूसरा गोल था कि जो XIRR हमारा आ रहा है वो और ऊपर जाना चाहिए। तो इन सब क्राइटेरिया के बेसिस पे मैंने जो रिसर्च करी, उस स्ट्रैटेजी का नाम है RSI+50 SMA स्ट्रैटेजी। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो इस स्ट्रैटेजी को जिसे मैं पर्सनली फॉलो करने वाला हूँ उसको मैं कवर करूँगा पार्ट 2 वीडियो में, जो जल्दी ही आएगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और उसका थोड़ा सा झलके आपको पहले दिखा देता हूँ कि पार्ट 2 में आपको देखने को क्या मिलेगा। तो दोस्तों, पार्ट 2 में मैं आपको दिखाऊंगा कंपैरिजन बिटवीन द रिजल्ट्स ऑफ RSI+50 DMA एंड DMA स्ट्रैटेजी। तो आज जो मैंने आपको बैक टेस्टिंग में दिखाया, स्टॉप लॉस को तो मैंने आउट ऑफ क्वेश्चन कर ही दिया है, तो हम कंपेयर करेंगे DMA विद सिप मोड एंड RSI+50 DMA वाला स्ट्रैटेजी। दोनों में स्टॉप लॉस नहीं है, ठीक है। तो रिलायंस में हमने सबसे ख़राब रिजल्ट्स देखे थे जो अभी बैक टेस्टिंग करी। सेम पीरियड के लिए अगर हम बैक टेस्टिंग करते हैं RSI+50 DMA और DMA, उसके रिजल्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये जो मैंने कलर अलग से किया है, मैक्स इन्वेस्टेड, XIRR, एवरेज होल्डिंग डेज, इन पे फोकस करना है। यहाँ से हमें क्रक्स पता चलेगा कि किसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो पहला जो रिजल्ट आ रहा है वो है RSI+50 DMA स्ट्रैटेजी का। तो उसमें मैक्स इन्वेस्टेड अमाउंट गया 50,000, वेरेस DMA में गया 65,000, क्योंकि उसमें सिप मोड्स भी थे। और XIRR हमारा RSI+50 DMA में आया 79.04%, वेरेस DMA में हमें मिला 34.43%। यहाँ पे XIRR डबल से ऊपर चला गया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारा एवरेज होल्डिंग डेज 14 पे आ गया, ड्रॉप हो गया ड्रास्टिकली कंपेयर टू DMA में 106 का एवरेज होल्डिंग डेज आ रहा था। मतलब हमारे एवरेज होल्डिंग डेज बहुत ज़्यादा कम हो गए। कई केसेस में तो 10 टाइम्स कम हो गए, इस केस में 8 टाइम्स कम हुआ होगा। तो वो सब आपको देखने को मिलेगा पार्ट 2 वीडियो में। तो गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर द पार्ट 2 वीडियो जो जल्दी आने वाला है। थैंक यू दोस्तों।